नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंथन में। मैं स्कूल कॉलेज में जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा करती थी ना, तो मुझे अक्सर लगता था कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें होती है जब हमें बिजनेस करना होता है, क्लाइंट्स मैनेज करना होता है, या फिर पैसे मैनेज करने होते हैं, या नौकरी में मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि मैनेजमेंट का मतलब ना बहुत अलग है। जब स्ट्रेस मैनेज करना मुश्किल होने लगा, जब समझ में आने लगा कि लाइफ मैनेज करना ही जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तब मुझे समझ में आया कि अब ना मैनेजमेंट क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि ये जो दौर चल रहा है इसमें सब लोग परेशान हैं, सब चाहते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कर सके, अपनी लाइफ को मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस मैनेजमेंट के लिए हम किसके पास जाएं। तो आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ, क्योंकि आज मैंने आमंत्रित किया है एक बहुत ही जाने माने मैनेजमेंट गुरु और ट्रू लाइफ कोच विश्वास वैष्णव जी को। तो मैं उन्हें सीधा अपने प्रोग्राम में आमंत्रित कर रही हूँ। अगर आपके मन में कोई तो सर एक बार नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ और आपको बहुत दिनों बाद आपके साथ पाके और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे मुझे भी मुझे बहुत मुझे खुशी भी हो रही है बहुत कि खुशी हो रही बहुत है कि दिनों बाद बहुत दिनों आज हम बाद बहुत कुछ बात आज हम करने बहुत वाले कुछ हैं, बात और वो करने भी वाले हैं, और वो भी मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस वो भी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताइएगा, मैनेजमेंट की जरूरत, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, एक ट्रू लाइफ कोच, इनकी जरूरत हमें क्यों है? आदरणीय मैडम, हम किताबी ज्ञान हासिल करते हैं और जिंदगी को जीने के लिए किताबी ज्ञान के अलावा बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है। इंसान ये समझता है कि उसने एमबीए कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो वो किसी पर्टिकुलर एक विशेष फील्ड के मास्टर बन पाते हैं, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए आपको बहुत सारी दूसरी चीजों को सीखने की आवश्यकता होती है। इसमें शादी भी आती है, इसमें बच्चों का लालन पालन भी आता है। मतलब मैं कई बार ये कहते हुए पाया जाता हूं कि पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का श्रेष्ठ रिश्ता है, तो फिर आप आम इंसान बन के उसको कैसे निभा सकते हो? तो आपको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चे को पालना एक साइकोलॉजी है, तो अगर वो आपने नहीं सीखा तो फिर वहां आपको प्रबंधन सीखना होगा। तो ऐसे ही पैसे का भी है, पैसे कमाना सीख जाना इसका यह मतलब नहीं है कि आप पैसे का बहुत अच्छा प्रबंधन जानते हैं। तो पैसे कमाना अलग चीज हो गई, उसका प्रबंधन अलग चीज हो गई। दुनिया का हर स्कूल पैसे कमाना सिखा देता है कई बार, लेकिन पैसे का उपयोग कैसे करना, उसमें अभिवृद्धि कैसे करना, उसको संभालना कैसे। कितने लोग हैं जो पैसे को बच्चों जैसा मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपका 1 रुपया आपके एक बच्चे के बराबर है। जिस तरह से एक बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही उस 1 रुपये को भी आपको बड़ा करना होता है। सो दैट इज वाई मैनेजमेंट को सीखने की आवश्यकता होती है और हर पहलू पर सीखना चाहिए इंसान। तो सर, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आपने बिल्कुल जो अपने आप को झोंक दिया है एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर, और फिर आप एक लाइफ कोच हैं, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों तक पहुंचाया है, तो आपको किस चीज ने जी, मोटिवेट किया? मैंने समाज में इसकी रिक्तता पाई बेसिकली कि हर कोई सम्मानी माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा एमबीए करे, उसका बच्चा आईआईएम से कुछ करे, उसका बच्चा आईआईटी से कुछ करे, उनके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। 3 4 5 फील्ड के अलावा आदरणीय माता पिता की सोच कई बार ऐसी हो ही नहीं पाती है कि देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स जहां पर आप अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया के सामने साबित कर सकते हो या अपने टैलेंट के साथ आप न्याय कर सकते हो। तो मुझे लगा कि व्यक्तित्व पर काम करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा का महज आ जाना इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। व्यक्तित्व निर्माण बहुत अलग चीज है और ये अंदर से आती है, और इसके साथ साथ पर्सनालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के साथ में। आपका जैसे जैसे पर्सनालिटी इनहैंस होगा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। पर्सनालिटी ऐसी है तो आप जीवन में ऐसे जाएंगे, काम आप कुछ भी करें। तो मुझे ऐसा लगा कि इस रिक्त स्थान को भरने की आवश्यकता है, और उस वजह से फिर मैंने 14 घंटे का एक विश्व कीर्तिमान बनाया टीवी पर लाइव बोल करके, और 14 शहर को ये घंटे एहसास दिला करके। यस, सुबह 7 बजे से रात की 12 बजे तक 40 लाख लोगों ने लाइव देखा, और उसके बाद, और ये 14 घंटे टू वे कम्युनिकेशन था शहर के लोगों के साथ में स्टूडियो से। तो हमने ये एहसास दिलाया शहर को कि सीखने की आवश्यकता है, एजुकेशन के साथ व्यवहारिक ज्ञान की उतनी ही आवश्यकता होती है, और बस वही प्रयास अभी तक कर रहा हूँ। सर, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, यूजुअली आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह भी लेते हैं,
वहां पे हर जी व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या होती है। कुछ लोगों की नौकरी से रिलेटेड समस्या होती है, कुछ लोगों को फैमिली वाली भी प्रॉब्लम भी रहती है। लेकिन जब आप एक मास लेवल पर लोगों को मैनेज कर रहे होते हो, उनको आप बता रहे होते हैं कि कैसे उन्हें मैनेजमेंट करना है, तो किस जी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको लगता है कि सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं? मुझे लगता है अगर माता पिता की हम बात करें तो सीधा सीधा यही है, ये पढ़ता नहीं है, इसका ध्यान नहीं लगता है, तो बहुत इंटेलिजेंट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। बस इसी तरह की मतलब मुझे कई बार ये प्रश्न बच्चों जैसे लगते हैं कि माता पिता बच्चों के लिए बच्चों जैसे प्रश्न पूछते हैं। कोई आदरणीय माता पिता इस पे काम करना नहीं चाहता कि इसका टैलेंट क्या है, और जो इसका टैलेंट है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ा दें, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के प्रति सच्ची आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पूरा करते हैं। जैसे अब किसी बच्चे को 12-15 घंटे पढ़ने की आदत ही नहीं है और उसमें वो कुशाग्रता नहीं है, वो इंटेलिजेंसी नहीं है, अब आप उसको एमबीबीएस के लिए तैयारी करवाएंगे तो आप एक उसको भी बच्चा भी बॉदर हो रहा है और साथ में आप भी नाउम्मीद होंगे क्योंकि वो इस लायक नहीं है। एट द सेम टाइम वो बच्चा किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप टैलेंट को पहचाने और उस टैलेंट को तराशने में बच्चों की मदद करें, बनिस्बत इसके कि वो मौसी के लड़के ने ये कर लिया तो तू भी ऐसा कर, या बच्चे ने कोई लीग से हटके कोई फील्ड चूज कर ली तो माता पिता उसका सहयोग नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों से आदरणीय माता पिता ने और बड़े लोगों ने भी बाहर आ जाना चाहिए। कई बार पति पत्नी भी आते हैं तो वो यही करते हैं कि ये है ना बताते नहीं है, तो ये ऐसा नहीं करते हैं, तो वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं बनिस्बत किसी सलाह लेने के, ऐसा होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के अलावा उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हैं, इसकी जगह ऐसा नहीं ऐसा करिए, लाइक दिस। अच्छा, एक लाइफ कोच की जरूरत, उसका मतलब हमें अपनी जिंदगी में थ्रू आउट रहेगी, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम छोटी से लेकर के बड़ी तक रोजाना रोजमर्रा में हमारे साथ होती ही होती है। तो हमें हर कदम पे एक लाइफ कोच की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोच होते हैं, सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उनको उनके कोच कभी ये नहीं बताते थे कि बैटिंग कैसे करना है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन साहब जब एक्टिंग करते हैं तो डायरेक्टर उनको ये नहीं बताता कि एक्ट कैसे करना है, डायरेक्टर ये बताते हैं कि बच्चन साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पर अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये ज्यादा अच्छा होगा मेरी निगाह में, और अकॉर्डिंगली वो फॉलो करते हैं। उसी तरह से तेंदुलकर या धोनी खेल रहे हैं या विराट खेल रहे हैं तो कोच ये बोलते हैं कि आप अच्छा खेलते हैं लेकिन आज ऐसा खेलना है, तो उन्हें खेलना नहीं सिखाया जाता, उन्हें ये बताया जाता है कि आज क्या करना है या कैसे करना है। तो बस वही एक कोच की भूमिका जिंदगी में भी होती है कि आप जीवन जी रहे हैं तो उसमें बस हल्के फुल्के ट्विस्ट आते हैं, आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं, पर अगर इसमें ऐसा माइनस कर देंगे या एड ऑन कर देंगे तो आप ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इस वजह से हर पल हर क्षण मुझे लगता है कि अर्जुन को विशाल का युद्ध लड़ने के लिए क्या नहीं था अर्जुन के पास, सब कुछ था, शास्त्र थे, नॉलेज था, शिक्षण था, प्रशिक्षण था, योग्यताएं थी, पर उसके बाद भी महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कृष्ण की आवश्यकता थी। तो उसी तरह से मैं कई बार ये पूछता हूँ कि जीवन रूपी युद्ध को लड़ने के लिए आपके कृष्ण कहाँ है? तो आप अकेले उस युद्ध को लड़ते हैं, इसलिए कई बार आप फेल हो जाते हैं। तो गुरु के होते हुए आप फेल ना हो ऐसा नहीं है, हो सकता है उस समय भी आप फेल हो जाए, लेकिन शायद उतनी बड़ी हार का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आप पहले से अपने आप को तैयार कर पाते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए। क्योंकि जीवन रेल की पटरियों जैसा सीधा नहीं है, जीवन में कब कौन सा मोड़ आएगा आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो आप क्या वाकई अपने आप को आंतरिक तौर पर इतने मजबूत कर पाते? बाहरी तौर पर आपने सब कुछ कर लिया, पर जब इंसान को खुद से लड़ना होता है तो ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है। खुदा न करे, भगवान न करे, कभी जब इस इंसान को मालूम पड़ता है कि वो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया है आज से, तो आप देखिए कि उसके मन के युद्ध कितने खतरनाक होते हैं और वो हर आदमी नहीं कर पाता है, वो लड़ नहीं पाता है। तो इंसान के बाहरी युद्ध के साथ साथ अंदर के युद्ध कैसे लड़ना है वो उसको सीखने की आवश्यकता होती है। सर, जैसे कोरोना का समय चल रहा था 2 साल में, मतलब पहले भी स्ट्रेस हम लोगों की लाइफ में कम नहीं था। पहले भी मनी मैनेजमेंट को लेकर के सब लोग बहुत स्ट्रेस में रहते, कितना भी कमा लीजिए उसके बावजूद, जैसे आपने कहा कि 1 रुपए भी आप बहुत मतलब इमेंस मानते हैं, बहुत बड़ी चीज है, उसको भी अपने बच्चों की तरह संभालना चाहिए। हम लोग उस वक्त भी परेशान थे चाहे हमने बहुत अच्छा कमाया, और एक दौर ऐसा भी है जब कमाई बिल्कुल जीरो हो गई। उस वक्त स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया क्योंकि हमें अपने भविष्य में अनिश्चितता दिख रही है कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब ठीक ऐसे बात। समय में आप क्या सलाह देंगे कि जब सब लोग परेशान हैं
अब ऐसे समय में स्ट्रेस से बाहर हम लोग कैसे निकले? आदरणीय योगिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ने अपने जीवन में बुरे वक्त के लिए तैयार हर पल हर क्षण रहना चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक व्यापारी होता है, उसके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, इधर से भी आता है, 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 इधर से भी आता है। तो इसकी वजह से उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता पर्टिकुलर एक फील्ड में अगर कहीं कुछ हो जाता है तो। कोरोना तो चलो ठीक है, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि पूरा शहर नहीं, पूरा इंडिया नहीं, पूरा विश्व बंद हो जाएगा। ये तो कल्पना से परे घटना हुई है और आगे ऐसा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इंसान ने फाइनेंशियल फ्रीडम पर काम करना चाहिए। और मुझे माफ करें जितने भी लोग जॉब करते हैं, कि जॉब की मानसिकता से थोड़ा हट करके भी काम करना चाहिए कि हम एक जरा सी सुरक्षा की वजह से कि मुझे हर महीने की इतनी तारीख को इतने रुपए मिल जाते हैं तो आराम है, कहाँ अपन किसी दूसरी चीज में पड़े। तो वो क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। इसलिए जब कभी भी दुनिया कंफर्ट जोन से बाहर लाती तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जो इंसान जॉब को छोड़ करके भी एफर्ट करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन को त्यागते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर आकर के भी कुछ अतिरिक्त करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का वक्त उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इंसान ने जब अच्छे दिन रहते हैं तब दो काम करना चाहिए। नंबर एक, पैसे को बहुत व्यवस्थित जो है वो सुरक्षित करना चाहिए और साथ ही साथ सुरक्षित हाथों से उनकी अभिवृद्धि करना चाहिए, एक चीज। और दूसरा, आप कोई अतिरिक्त रास्ते अपने इनकम के बना करके रखें और वो अतिरिक्त रास्तों पर आपको लगातार काम करना चाहिए। मैं यहाँ एक उदाहरण बहुत मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपकी कार खराब हुई, आप गैरेज पर गए, आपने कार दी, शाम को आप कार लेकर के आए, आपने 2-4-5 किलोमीटर चलाया, आपको पता लग गया कि आपका मैकेनिक कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो आप बता दोगे कि यार अच्छा बढ़िया हो गई गाड़ी, फर्स्ट क्लास, मैकेनिक बढ़िया है यार ये। एट द सेम टाइम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे हैं, ये जिंदगी में 25 से 30 साल बाद मालूम पड़ता है। और जब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता करने के लिए, आपके सम्मानीय चार्टेड अकाउंटेंट सिर्फ आपको रिटर्न कैसे भरना है और कितना कम टैक्स आपको देना पड़े, बस उस पर काम करते हैं। बट वो आपकी फाइनेंशियल जो प्रबंधन है उस पर वो काम नहीं करते। जहां और न पूछता है बंदा, जब टैक्स भरने जाता है तो कहीं पूछता नहीं साहब ये तो ठीक है, चलो इस साल का कितना भर दिया। यहाँ दो अप्रोच आती, जिनको आगे बढ़ना रहता है वो बोलता है कि मैं ज्यादा टैक्स कैसे भरूं ताकि मैं ज्यादा बैंक से फंडिंग ले सकूं और मैं बड़ी जिंदगी जी सकूं और बड़े कारोबार कर सकूं। वहीं जो आदमी बचत पे काम करता है वो बोलता है साहब कम से कम कितना भरना पड़ेगा। तो बस यही सोच आपको अमीर और गरीब बना देती है। कितना कम भरना पड़ेगा तो आप समझ जाना कि आप जीवन भर बस यही करते रहोगे। और कुछ लोग होते हैं कि कितना ज्यादा देना आप बताओ, क्योंकि न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, जितना ऐसा करोगे उतना बटोरने का सिद्धांत ईश्वर आपको दे देता है। तो मैं कितना देना चाहता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी, बल्कि मैं कह रहा हूँ कितना देना चाहता हूँ, मतलब मैं कितना प्यार दे सकता हूँ दुनिया को, मैं कितने अच्छे रिश्ते बना सकता हूँ, मैं कितना ज्यादा अपने तनाव पर काम कर सकता हूँ। जब आप देने की आदत, खुद से कमिटमेंट पूरे करने लगते हो, तो फिर आपको लगता है कि दुनिया का हर कमिटमेंट आपके प्रति भी पूरा हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुझे बाहों में भरने के लिए तैयार रहे और मैं जीवन भर शोले का ठाकुर बन के रहूं। तो ऐसा जीवन नहीं चलता। ये एग्जाम्पल बहुत उम्दा है। शोले का हाँ, मतलब आप चाहते हो पूरी दुनिया मुझे ऐसा करे, बाहों में मुझे सब अपना बना ले, और मैं किसी को भी अपना बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप अपने पूरे वक्त में उम्मीद करोगे कि कोई आपकी मदद करे। सच बात यह है कि दुनिया में आपकी मदद आप ही कर सकते हो। इसके अलावा की बात झूठी है, ये नैतिक मूल्यों का कोरोना की वजह से ये भी फर्क आया कि लोग बाग अपने इंसान की बॉडी भी लेने के लिए नहीं गए हैं। इससे पूरा वक्त और कभी भी नहीं आया। यहाँ नैतिक मूल्यों का कितना ज्यादा हनन हुआ है आज के बाद में, और उसकी वजह से दुनिया में अब ये परमानेंट हो गया, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो बुरा वक्त तो चला गया लेकिन रिश्तों के प्रति एक इस तरह के भाव लोगों के अब आने लगे। तो ऐसे में ये दुनिया आपकी मदद करेगी, वो अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी मदद सबसे पहले कर लें तो बहुत अच्छा होता है। कई बार स्टेज पे जब होते हैं तो मैं बड़े हास्य अंदाज में कहता हूँ कि आप अपने आंसू लेके पड़ोसी के पास जाते, भाई साहब आप पूछोगे क्या? बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं। फिर आप इधर जाओगे, अच्छा भाई साहब आप पूछोगे क्या? बोले टाइम नहीं। फिर आप इधर जाओगे, भाई साहब आंसू।
टाइम नहीं, फिर बाद में खुद ही पोंछ लेते हो, तो फिर पहले ही पोंछो ना। दुनिया के पास फेमस होने क्यों जाते हो? आपके पास कितनी प्रॉब्लम है, आप कितने दुखी हो, आपको ये दूसरों के सामने जाहिर करने से क्या होगा? सिवाय वो हंसेंगे, मजाक का कारण बनाएंगे। तो बेस्ट है कि अपनी हस्ती को इतना बुलंद करो कि आपको किसी का दरवाजा नहीं खटकाना पड़े। क्या बात है सर। आपकी एक मुझे किताब याद है, धनवान कैसे बने, वो किताब मैंने पढ़ी हाँ। थी, है ना। तो उस किताब में आपने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स लिखे थे जो कि बहुत काम के थे। अगर आप ठीक बात। मतलब कुछ उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। योगिता जी, धनवान बनने की इच्छा से कोई इंसान धनवान नहीं बनता है। पूरी बुक में तो खजाना है, उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी है, बट जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धनवान बनने की इच्छा से इंसान धनवान नहीं बनता है, या धनवान का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। धनवान मतलब बड़ा कैसे बने, ठीक है। धनवान बनने की इच्छा से इंसान धनवान नहीं बनता है, धनवान बनने की तीव्र इच्छा से इंसान धनवान बनता है। या यूं कहूं कि धनवान बनने की ज्वलंत इच्छा से इंसान धनवान बनता है। जब रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे उठ के बैठ जाओ और सम्मानित धर्मपत्नी पूछे क्यों, क्या हुआ, बोले नहीं मुझे धनवान बनना है, और वो बोले अभी तो सो, सुबह होने तो दो। तो जब आप इतना अंदर से विचलित होंगे अपनी सफलता के लिए, तो ही सक्सेस आपका है और तो ही आपको अधिकार भी है। हम क्या करते, मंदिर जाकर के बस टन है भगवान ये कर देना, फिर टन है भगवान अब बड़ा कर दे, है टन है भगवान अब अच्छी शादी कर दे, है भगवान अब अच्छे बच्चे दे दे। हम जीवन भर इसी में लगे रहते हैं। मतलब एक ऐसी एटीएम मशीन है भगवान कि मैंने बैलेंस रखाओ न रखाओ, कार्ड ले लेके रोज पहुंच जाते हैं मंदिर और सिवाय मांगने के और कुछ भी नहीं करते। मैंने तो मंदिर में आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा जो शुक्रिया अदा करे, भगवान का जाके धन्यवाद अदा करे। तो वो ज्वलंत इच्छा जब अंदर होती है तो आप बड़े बनते हो। एक चीज तो ये है। दूसरा आपको अपनी योग्यताओं में इजाफे करने पड़ेंगे। आपको जिस तरह से एक विश्व कप जब कोई भी टीम जीतती है तो उसमें 11 या 12 खिलाड़ी होते हैं और वो 11-12 खिलाड़ी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल पर काम करते हैं। मतलब सबकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो वो अलग अलग योग्यताएं मिलकर के विश्व कप जीतते हैं। उसी तरह से जब आप कुछ भी करते हैं तो उन 10, 11, 12 खिलाड़ियों की योग्यता आपके अकेले के अंदर होना चाहिए। या तो आप ऐसा करें तो उन क्वालिटीज को, गुणवत्ताओं को आप एक्वायर करें या उनको सीख करके अपने अंदर डेवलप करें, या फिर वैसी योग्यता के लोग अपने पास इकट्ठे करें और फिर मिल करके आप उन्नति करें। तो जब आप ढेर सारी क्वालिटीज अंदर डेवलप कर पाते हैं, कई बार मैंने देखा लोग देखा देखी व्यापार कर लेते हैं। उन्होंने टैक्सी डाली, खुद ने डाल, उनने किराने की दुकान शुरू की, खुद ने शुरू कर दी। तो आप उसका इन्स और आउट तो जानते ही नहीं हो। आप देखा देखी कैसे कर सकते? आप ये भी तो देखो कि आपके अंदर वो योग्यता है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, बचत की भी मैंने उसमें बहुत सारे बातें लिखी है कि आप कैसे कठिन परिस्थिति में भी बचत कर सकते हैं। ऐसी काफी जब टीवी पर बोला करते थे, आपके साथ में काफी शोज किए हैं, तो उस दौरान वो सब चीज लोग बाग हर वीक नोट किया करते थे कि आज क्या बताया, आज क्या बताया, आज क्या बताया, लाइक दिस। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ इच्छा न रखें, ज्वलंत इच्छा रखें बड़े बनने की। वो ज्वलंत इच्छा आपको फिर बड़ा कर देती है। सर, टीवी से आपने मुझे याद दिला दिया। मुझे याद है जब पहले मैंने आपका प्रोग्राम करना शुरू किया था तो आपने 1-1 रुपए के महत्व के बारे में बताया था, है ना। वो जो हम जेब में चिल्लर छोड़ देते हैं, यहाँ वहां छोड़ देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास इतने पैसों का स्टॉक है। हर नवरात्रि पर मम्मी मुझे बोलते हैं कि अच्छा उनमें से कुछ पैसे दे दो, और मुझे बहुत मजा आता है और मैं इतना उसको लेकर के मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मेरे पास खजाना है। क्योंकि वो आपने जो मुझे कहा था ना, वो यहाँ वहां पड़े हुए पैसे हम सोचते हैं कि कुछ नहीं, लेकिन जब आप उसे इकट्ठा कीजिए, मैं अभी तक गिन नहीं पाई हूँ, वो इतना हैवी हो चुका है कि मैं गिन नहीं पाई हूँ उसे आज तक। तो मुझे लगता है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे। तो ये आपका टिप मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि छोटी छोटी, देखिए इंसान बड़ी बड़ी चीजों से बड़ा नहीं बनता है, छोटे छोटे करेक्शन से इंसान बड़े बनता है। इसलिए आपको अपने अंदर बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने की आवश्यकता होती है लाइफ में। तो हर इंसान अपने अंदर झांके और वो छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर करे। जो वो नहीं कर पाता है तो अपनी बुरी आदतों को वो छोड़े और अच्छी आदतों को अंदर ले करके आता रहे। तो मुझे लगता है एक एक कदम वो आगे बढ़ जाता है। सफलता का शॉर्टकट पूरी दुनिया कहती है कि नहीं है। आप यहाँ से जंप करके और छत पे नहीं पहुंच सकते हो पिक्चरों के अलावा। आपको उतरना है तो एक एक सीढ़ी करके आप उतरते, वो तो ठीक है। उतरना है तो आप कूद के भी एक साथ नीचे आ सकते हो, लेकिन नीचे से
जंप करके आप छत पे नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको एक एक सीढ़ी चलना ही होता है। तो ऊपर से धराशायी होना है तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन चढ़ने के लिए तो आपको सीढ़ी बनानी ही होगी, एक एक कदम आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। सर एक सवाल मेरे मन में और था, मैंने आपको बहुत बार कथावाचक के तौर पर भी देखा, मैनेजमेंट ओके। करना एक कॉर्पोरेट लेवल पे, और उसके बाद बिल्कुल एक दूसरी जेंट्री को संभालना जो कि सिर्फ शिव भक्त हो, राम भक्त हो, हनुमान जी की कथा सुनते हो, लेकिन मोटिवेशनल तथ्य दोनों में मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। आपको कितना आसान या आपको क्यों आवश्यकता पड़ी कि आपने हमारे पुराणों को लेकर के, उसके एग्जाम्पल्स को लेकर के लोगों के बीच में आप आए, क्यों मैनेजमेंट में आपको जरूरत पड़ी? एक्चुअल में योगिता जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, हर शनिवार को बजरंगबली के मंदिर चले जाते हैं, वहां भी सुंदरकांड का पाठ हो जाता है, और कुछ लोगों को मुखाग्र याद है। पर अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये चौपाई आपने पढ़ी, इसका अर्थ क्या है, तो आदमी वहां सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ है, मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस या दूसरे जितने भी महान ग्रंथ हैं, उनको अगर इंसान पढ़ ले, समझ ले और आत्मसात कर ले, तो फिर आपको दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे प्रबंधन, इतने सारे मैनेजमेंट उनके अंदर रचे बसे। अच्छा, नॉट ओनली इन आर रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी भी रिलीजन की जो भी धार्मिक किताब है, वो सभी पुण्य सबके सब जो है इतनी पायस है, इतनी पवित्र है, और उनके अंदर इंसान अपने जीवन को सरल करके कैसे जिए और उसी के साथ वो उन्नति कैसे करे, ये सारी चीजें उसमें। आज इंसान को बड़ा बनना होता है तो वो जमाने भर के कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं। प्रभु श्री राम ने रावण जैसे महान योद्धा से युद्ध जीता था, उस समय का सबसे ताकतवर इंसान, और सभी जगह पर। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ जंगल में अपनी टीम बना करके और अपनी सेना खड़ी करके और युद्ध जीत करके बता दिया, और हम एक जिंदगी भर सहायता ढूंढते रहे। क्या प्रभु श्री राम के पास में क्या जंगल में जब गए, जब सिवाय अपने एक धनुष और एक जोड़ी कपड़े के अलावा क्या था? लेकिन उनके पास न अस्त्र थे, न शस्त्र थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ उन्होंने वहीं बनाया और उस जंगल में बनाया जब कुछ भी सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो फिर आपको बड़ा बनने के लिए आप कहते हैं साधन नहीं, तो आप गलत नहीं हो क्या यहाँ पर? डेफिनेटली उस समय में और आज के समय में रावण एक लक्ष्य है। आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य के लिए आज आपके पास कितनी सुविधाएं, हम टेक्नोलॉजी से कितने लबरेज हो चुके हैं, और उसके बाद भी हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, नहीं तो मैं ऐसा कर देता, हमारे साथ ऐसा नहीं था, नहीं तो मैं ये कर देता। तो हम एक आम इंसान बहाने चंची बन करके और बैठा हुआ है 24 घंटे, उसके पास बहाने कि वो क्यों नहीं कर पाया, उसको हजारों रीजन आपको दे देगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने करके दिखाया, वहां तो जरा सा भी कहीं निराशा के भाव नहीं थे। तो ऐसा शास्त्र में सब जगह है। जिस तरह से हनुमान चालीसा की पहली वो लाइन है, क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है ना? तुलसी बाबा शब्दों के वैज्ञानिक थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, जबकि बजरंग बाबा तो बल के सागर थे। तो वहां बोलना चाहिए था जय हनुमान ज्ञान बल सागर, लेकिन वहां पर उन्होंने गुण सागर लिखा है। अर्थात कितनी भी एजुकेशन ले लें, अगर ज्ञान के साथ गुण नहीं है तो फिर आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, लेकिन पता लगा कि पत्नी से डिवोर्स लेकर के बैठे हुए, या माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे आपको समाज में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो आप बाहर तो इतने बड़े प्रबंधन के रूप में जाने जा रहे हो, पता लगा खुद के घर में कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, और आप न उन रिश्तों को निभा पा रहे हैं। सच्चाई तो यही है, जब समाज को बहुत नजदीक से आप देखने के लिए निकलते हो तो ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिल जाते हैं। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में समाज का ये परिदृश्य है जब आप अंदर इंटर करते हैं। आज समाज में कोई ऐसी विधा नहीं है कि पति पत्नी बन रहे हो, चलो पहले ये एग्जाम है, इसको पास करो, उसके बाद ही आप पति पत्नी बनोगे। अच्छा, आप मुझे बताइए योगिता जी, समाज में मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा कि साहब ये अनपढ़ है इसलिए इसकी शादी नहीं हुई। मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा कि साहब ये कुछ नहीं करता इसलिए इसकी शादी नहीं हुई। कोई इंसान कुछ करे या न करे, उसकी शादी होना तय है। आप करते हैं इस बात से?
हो जाती है ना। शादी हो ही अब उसके जाती है। पीछे लॉजिक कभी कभी सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है कि साहब कुछ नहीं करता है, शादी कर दो, जिम्मेदारी आ जाएगी तो कुछ करने कुछ लगेगा। कर अब बैठेगा। आपको नहीं लगता है कि यस, आप देखिए बिल्कुल ऐसे लोग मिलेंगे आप। मैंने सुना है, ऐसा बहुत बार तो सुना है। यस, तो कहीं ना कहीं समाज इतने वैवाहिक कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे समाज करते हैं, और परिचय सम्मेलन होता है, लेकिन वहाँ कभी ये नहीं बताया जाता है कि अभी 2 दिन प्रशिक्षण आपको मिलेगा कि पति और पत्नी के रिश्ते को निभाया कैसे जाता है और जीवन कितना बड़ा होता है। उसी की वजह से आप देखिए कि कितने हस्बैंड वाइफ, और स्पेशली मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में ये समस्या बहुत ज्यादा देखी है। ये बात मैं इस कॉन्फिडेंस इसलिए कह पाता हूँ कि पूरी इंडिया से मेरे पास में केसेस आते हैं व्यक्तिगत सलाह के लिए और इसके लिए, तो वो चीज मेरे सामने आती है, नजर आता है, दिखता है, बाहर थोड़ी दिखेगा, दुनिया को थोड़ी दिखेगा। सही है। अगर वास्तविकता जाननी है तो पति और पत्नी का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद उनके जो संवाद होते हैं वो सुनने का कोई यंत्र पैदा करे साइंस, फिर आप देखिएगा क्या होता है। बहुत ये बिल्कुल वैसा है। जाएगा फिर। ये बिल्कुल वैसा है कि जब मेहमान के सामने आप अपने बच्चे से बात करते हो और मेहमान के जाने के बाद आप अपने बच्चे से बात करते हो, ये बिल्कुल वैसा है। बहुत आपने ठीक है ना। आप देखिएगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे कि जब मेहमान का बच्चा आता है तो इंसान इतना शरीफ बन जाता है, और बेटा वेरी गुड शाबाश, क्या कर रहा है। और अगर वो जरा सी मस्ती करेगा और मेहमान उसको संभाल रहे तो कहेगा अरे साहब बच्चा है, हो गया, चलने दीजिए, तो ऐसे ही चलता रहता। और हो गया कि खुद का बच्चा सामने आएगा, हे नालायक, चल उधर चल, समझ में नहीं आती तेरे को। मतलब हमारी भाषा कितनी जल्दी बदलती है। तो आप समझिएगा आप चाहते क्या हो, कभी कभी आपको खुद को भी नहीं पता होता है। तो ऐसे ही पति पत्नी भी दुनिया के सामने उतने ही जो है वो मर्यादित नजर आते हैं, लेकिन घर में आने के बाद वो इतने मर्यादित हो जरूरी नहीं है। उनकी कितनी पीड़ा है ये आपको नहीं पता है। और दुर्भाग्य है या कभी कभी दुख होता है कि समाज में सिर्फ एक ही व्यवस्था है डिवोर्स की, उसके पहले की व्यवस्था पर कभी काम नहीं होता, औपचारिकताएं होती है। तो यहाँ समाज अगर कभी सुनता है तो मेरा निवेदन स्वीकार करें कि मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन जब सारे समाज मिलकर इस बारे में आएंगे कि नहीं, हस्बैंड वाइफ बनने के पहले कोई ना कोई कार्यशाला होनी चाहिए या उसकी डिग्री होनी चाहिए, वो ले और किताब ज्ञान में कुछ तो सीखे कम से कम। उसके बाद इतने बड़े सामाजिक संस्था है, वहीं से समाज का निर्माण होता है, तो कैसे होगा। सर आपने आपने जो बात बताई है ना, सच में ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है, जिसे कि अभी तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया था। शादी से पहले एक वर्कशॉप होनी चाहिए, क्योंकि सच बात ये है कि बस शादी कर दी जाती है, लड़की को अचानक कह दिया जाता है कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, जो कल तक अपने घर में बच्ची थी वो आज अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। लड़का जो कल तक बिल्कुल बेफिक्रा था, अचानक उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, फिर उलझ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बोला है। अगर हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? मैडम जी नंबर चाहे तो दे दीजिएगा। मैं आपका नंबर दे दूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेट देम। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है, मेल तो खैर है ही, चाहे तो मेल कर सकते हैं जी। और फोन नंबर पे कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बच्चों जैसे प्रश्न भी आ जाते हैं, तो उसमें तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन कई बार मैं वर्कशॉप ले रहा होता हूँ या कई बार आप टीच कर रहे होते हैं और उस समय फोन पर फोन आते हैं, तो वो व्यवधान थोड़ा सा तकलीफ देता है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप समाज के लिए हूँ अगर, दे दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, जी शेयर करूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और असल में ये मैनेजमेंट जो शब्द है वो ही अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें आपने हमारे पैदा होने से लेके अंत तक की पूरी कहानी डाल दी है। उसका मतलब हम सबको जरूरत है उसकी, जिस लेवल पे हम हार रहे हैं, तो हमें उसे मैनेज करना सीखना चाहिए। तो हमें उसके लिए आपकी तो जरूरत हमेशा पड़ेगी। सर थैंक यू थैंक यू सो मच। आपसे बात करके ही मुझे बहुत स्फूर्ति मिलती है और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। आज जब मेरे हस्बैंड घर पे आएंगे तो मैं बहुत तमीज से बात करूंगी। वैसे मैं बहुत तमीजदार हूँ, पर उसके बावजूद भी अब मैं और ध्यान रखूंगी कि हमें हमेशा ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छे से रहना चाहिए। आपने मेरे पैसों का खजाना तो बढ़ा ही दिया, उसके लिए थैंक यू। और बाकी आपसे फिर मैं बहुत सारे सीखूंगी सर, बहुत कुछ सीखना है अभी आपसे। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और आपका शेड्यूल आज इतना बिजी था, उसके बावजूद आपने आज छुट्टी करी, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक लाइव कर लेते हैं। तो आई नीड योर हेल्प।
फ्यूचर में भी। मैडम जी, आप तो सीरीज आप प्रोग्राम कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम समाज को बहुत सारी चीजें पहुंचेगी और कभी कभी हम लोग प्रश्न भी लेकर के काम करेंगे। अच्छा लगता है मुझे। आप पहले तो जीवन भर काम किया, 25-30 साल, और अब ये वक्त ऐसा आया है कि आप समाज के लिए थोड़े ज्यादा कीमती हो गए हैं, अनुभव बढ़ता चला जाता है। जी सर। अच्छा लगता है मुझे, युवा वर्गों से बात करना अच्छा लगता है, परिवार से बात करना अच्छा लगता है। कई बार सब तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम है। आपको भी धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा चैनल शुरू किया जिसके माध्यम से दुनिया तक एक अच्छे व्यक्तित्व को आप पहुंचा पाती हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी है और इसी तरह याद करते रहें। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। गलती से मेरे शब्दों ने सिर कहीं दिल दुखाया हो किसी का तो वो मुझे माफ करें। आपके शब्दों ने सबको खुश किया है आज। हम सबको एक मौका मिला है झांकने का अपने अंदर, वो आत्म आकलन करने का मौका हर बार नहीं मिलता, लेकिन आज आपने उसका मौका हमें दिया है। थैंक यू सर। हम एक बार फिर से मिलेंगे और फिर से बहुत कुछ पूछूंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक आगे जुड़ेंगे तो उनके सवाल भी हमारे पास आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। Why not? Why not? Yeah, Thank you. Thank you. Thank you.